डियर स्टूडेंट्स, पिछले दिन मैंने टेप वर्म का लाइफ साइकिल समझाया था। आज हम लोग एक नया एनिमल फैसियोला हिपैटिका पढ़ेंगे। इसके पहले पार्ट में हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और फिर अगले सेशन में इसका लाइफ साइकिल भी पढ़ेंगे। फैसियोला हिपैटिका को शिप लीवर फ्लूक कहा जाता है क्योंकि शिप इसका प्राइमरी होस्ट है और इसके लाइफ साइकिल का कुछ हिस्सा फ्री लिविंग भी है और स्नेल के अंदर भी गुजरता है। फैसियोला क्लास ट्रिमाटोडा, जिसे अब रेप्टाइडीफोरा कहा जाता है, का एक मेंबर है। फैसियोला का एक और स्पेसीज होता है जिसे फैसियोला जाइगेंटिका कहा जाता है। यह शिप के बदले कैटल में पाया जाता है। इस फोटोग्राफ में बाईं ओर फैसियोला हिपैटिका है और दाईं ओर फैसियोला जाइगेंटिका है। जैसा नाम है उसके हिसाब से इसका आकार थोड़ा बड़ा है और इसके एंटीरियर पोस्टीरियर की बनावट में भी थोड़ा अंतर है। यह इन दोनों स्पेसीज का फोटोग्राफ है जिसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी दिखलाई गई है। इसमें लेबलिंग भी किया हुआ है। सबसे आगे माउथ होता है जिसके चारों ओर ओरल सकर बना हुआ रहता है। इस ओरल सकर की मदद से होस्ट के टिश्यू में यह चिपक कर उसके ब्लड, बॉडी फ्लूइड और टिश्यूज का चूस कर भक्षण करता है। इसमें एक और सकर होता है जिसे वेंट्रल सकर या एसिटाबुलम कहा जाता है। फैसियोला हिपैटिका में यह दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फैसियोला जाइगेंटिका में यह काफ़ी बड़ा और स्पष्ट दिख रहा है। अंदर के कुछ हिस्से भी दिख रहे हैं जो इंटेस्टाइन के सीका है। आगे आर्टिस्टिक डायग्राम जब हम लोग देखेंगे तो इसकी आंतरिक रचना स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। फैसियोला हिपैटिका, द शिप लीवर फ्लूक, is worldwide in distribution. Its life cycle is digenetic, that is completed in two hosts. The adult parasite is found in the bile duct of primary host, the ship, while a part of its life cycle as larval stage is found in the secondary or intermediate host, the freshwater gastropoda, mollusks, प्लेनॉर्बिस, बुलिनस और लिम्निया। फ्रेश वाटर में कई तरह के स्नेल्स यानी गैस्ट्रोपॉड्स पाए जाते हैं, जिसके 3 प्रमुख स्पेसीज प्लेनॉर्बिस, बुलिनस और लिम्निया हैं। इनके अंदर इसका एक लार्वल स्टेज गुजरता है, तो इसलिए वह एक इंटरमीडिएट होस्ट हुआ। तो शिप और स्नेल ये 2 इसके होस्ट हैं, इसलिए इसको डाइजेनेटिक पैरासाइट कहा जाता है। फैसियोला हिपैटिका हैज ए थिन डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, leaf shaped, elongated and oval body. It measures about 25 to 30 millimeter in length and 4 to 12 millimeter in width. लंबाई 25 से 30 मिलीमीटर यानी 2.5-3 सेंटीमीटर हुआ, यानी एक बड़ा सा वर्म है।
आराम से इसे देखा जा सकता है और इसका होल माउंट बनाकर माइक्रोस्कोप से इसका स्टडी किया जाता है। इसकी चौड़ाई भी 4 मिलीमीटर से 12 मिलीमीटर यानी 1.2 सेंटीमीटर तक है। द इंटीरियर एंड इज समव्हाट राउंडेड while it has bluntly pointed posterior end। आगे थोड़ा गोल है, हालांकि इसका माउथ वाला हिस्सा उभरा हुआ है और पिछला हिस्सा थोड़ा पॉइंटेड है, जो कि फैसियोला जाइगेंटिका में राउंडेड था। इट इज यूजुअली पिंकिश इन कलर बट इट अपीयर्स ब्राउनिश ड्यू टू इंजेस्टेड बाइल ऑफ द होस्ट। पिंक कलर का यह होता है, लेकिन इसके पूरे इंटेस्टाइन में होस्ट का बाइल जमा रहता है, जो जम जाने के कारण ब्लूइश हो जाता है और ऑक्सीडाइज कंडीशन में ये ब्राउनिश दिखता है, जो आपने पहले फोटोग्राफ में देखा कि यह डार्क ब्राउन जैसा लग रहा था, वह उसका नेचुरल कलर है। The anterior end of the body is distinguished into a triangular oral cone or head lobe that bears a somewhat triangular mouth। तो सबसे ऊपर जो उभरा हुआ हिस्सा था वह उसका हेड लोब या ओरल कोन है। उसी के अपेक्स पर इसका माउथ सिचुएटेड है, जिसे ट्रायंगुलर कहा गया। There are 2 muscular suckers on oral sucker encircling the mouth and a large ventral sucker or acetabulum situated mid-ventrally about 3 to 4 millimeter behind the oral sucker। तो मुंह के चारों ओर मसल्स का एक घेरा ओरल सकर बनाता है, जिसके विषय में मैंने अभी जस्ट समझाया कि उसकी मदद से होस्ट के टिश्यू में यह चिपक जाता है। चूस कर उसके टिश्यू को घींच करके यह निगल जाता है। लिक्विड मटेरियल को बड़े आराम से यह सक कर सकता है। और जो वेंट्रल सकर है उसमें कोई ओपनिंग नहीं होता, वह सिर्फ चिपकने का अंग है। वो माउथ का हिस्सा नहीं बल्कि अपने शिकार में अटैचमेंट का हिस्सा है। द सकर्स आर कप लाइक मस्कुलर ऑर्गन्स मींट फॉर अटैचमेंट टू द होस्ट। तो ये चिपकने के लिए बनाया गया है। मिड वेंट्रली इन फ्रंट ऑफ द वेंट्रल सकर इज द कॉमन जेनाइटल एपर्चर और गोनोपोर, and at the posterior end of the body is the excretory pore। तो ये जो वेंट्रल सकर या एसिटाबुलम है, इसके ठीक सामने एक छोटा सा एपर्चर होता है जो गोनोपोर है। वो कॉमन जेनाइटल एपर्चर है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों जेनाइटल सिस्टम का ओपनिंग इसी जगह पर होता है। एक अन्य पोर इसके बॉडी में है, सबसे पिछले छोर पर, वह है एक्सक्रीटरी डक्ट का ओपनिंग। इसका एक्सक्रीटरी डक्ट बीचों बीच होता है, इसीलिए पोस्टेरियर एंड पर एक ही एक्सक्रीटरी ओपनिंग पाया जाता है। इन एडिशन टू दीज एपर्चर्स ए टेम्पोररी ओपनिंग ऑफ लॉरर्स कैनाल अपीयर ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन on the dorsal surface just anterior to middle of the body। यह एक विशेष तरह का टेम्पोररी ओपनिंग है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ब्रीडिंग सीजन में उत्पन्न होता है। तो उसका नाम है लॉरर्स कैनाल। इस कैनाल की मदद से दो फैसियोला एक दूसरे के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। Anus is wanting because alimentary canal is incomplete। इसका एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट होता है। माउथ है, इसोफेगस है, स्टमक है, दो भाग में बटा हुआ इंटेस्टाइन मिलेगा, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन और एनस एब्सेंट होते हैं। अब इसमें बाहरी सतह पर
क्यूटिकल का पतला सा लेयर है और उसके नीचे का हिस्सा सब क्यूटिकुलर मस्कुलेचर कहलाता है, जिसमें 3 स्पष्ट भाग होते हैं: एन आउटर लेयर ऑफ सर्कुलर मसल्स, मिडिल लेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और इनर लेयर ऑफ डायगोनल मसल्स which are more developed in the anterior half of the body। तो 3 तरह के मसल्स मिलकर इसके इपिडर्म के अंदर एक सब क्यूटिकुलर मस्कुलेचर का निर्माण करता है। बाहर सर्कुलर, उसके नीचे लॉन्गिट्यूडनल और उसके नीचे ऑब्लिक मसल्स, जो डायगोनल मसल्स यहाँ लिखा गया। ऑल मसल्स आर स्मूथ। द मसल्स फॉर्म a stout bundles of radial fibers in the sucker। सकर में गोल चक्र में रेडियल फाइबर्स होंगे जिससे कि यह आराम से चूस सके और चिपक सके। Below the muscles, mesenchyme has numerous loosely arranged uninucleated and binucleated cells with syncytial network of fibers। तो मसल के अंदर मेसेनकाइमा है और मेसेनकाइम के अंदर कुछ सेल्स यूनिन्यूक्लिएटेड और कुछ सेल्स बाइन्यूक्लिएटेड हैं। 2 सेल्स आपस में फ्यूज कर जाते हैं, जब जुड़ जाते हैं जब, तो वह कंबाइंड सेल बन जाता है जिसको सिंसिशियल कहते हैं और उसमें 2 न्यूक्लियस साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। अब इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? तो माउथ which leads into a funnel shaped mouth cavity, that is oral cavity, followed by a round muscular pharynx with thick walls and a small lumen। माउथ के पीछे pharynx है। The pharynx has pharyngeal glands। Fasciola indica has a short muscular pharynx from which an oral pouch arises which is about half the size of pharynx। तो फैसियोला हिपैटिका में फैरिंग्स के अंदर एक पतला सा नैरो कैनाल है, लेकिन फैसियोला इंडिका में एक छोटा सा ओरल पॉच भी बन जाता है जिसमें फूड को कुछ देर के लिए जमा किया जा सकता है। यह देखिए आर्टिस्टिक डायग्राम है। सबसे आगे आप माउथ देख रहे हैं। अब माउथ को घेर कर यहाँ ओरल सकर बना हुआ है। उसके नीचे पीले रंग से जो सीधी नली दिखलाई गई वो इसोफेगस है और उसको घेर कर मसल्स पाए जा रहे हैं जिसके कारण मस्कुलर फेरिंग्स का निर्माण हुआ। अब काला सा गोल आपको गोनोपोर दिखाई पड़ रहा है और उसके नीचे यहाँ थोड़ा इलिप्टिकल दिखलाया गया है, जबकि यह गोल ही होता है। वह है एसिटाबुलम यानी वेंट्रल सकर। ये 2 भाग में बटा हुआ इंटेस्टाइन है। ये इंटेस्टाइनल लिम्स बाइफिड है इंटेस्टाइन। यह स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है। पीछे की ओर से यहाँ से कोई ओपनिंग नहीं होता है, यह बंद होता है। और ये जो पोस्टेरियर में ओपनिंग है यह एक्सक्रीटरी पोर का ओपनिंग है। इसका एलिमेंट्री कैनाल से कोई संबंध नहीं है। देयर इज ए शॉर्ट नैरो इसोफेगस लीडिंग इनटू एन इंटेस्टाइन which divides into 2 branches or intestinal ceca or the crura, each running on one side to the posterior end। तो इंटेस्टाइन 2 भाग में बट गया। दोनों भाग को कहा गया इंटेस्टाइनल सीका या क्रूरा। यह टेढ़ा मेढ़ा जगह जगह पर आउटग्रोथ बनाता है और पूरी चौड़ाई में फैल जाता है, जैसा कि आपने अभी इस डायग्राम में देखा कि यह बीच में इंटेस्टाइन का हिस्सा है और दायां बायां यह तरह तरह से ब्रांच बनाते हुए यहाँ चौड़ाई में पूरी तरह से फैला हुआ है। इसलिए जो भी फूड एब्जॉर्ब होगा वह बॉडी के हर एक हिस्से में आराम से पहुंच जाएगा। तो इसमें अलग से सर्कुलेटरी सिस्टम बनाने की ज़रूरत ही समाप्त हो जाती है।
The intestinal ceca give out a number of branching diverticula in order to carry food to all parts of body. Thus, the digestive system functions as a gastrovascular system. There is no anus. तो यह परिवहन का भी काम किया, इसलिए इसका नाम रखे गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम. The interior part of alimentary canal up to the esophagus is lined with cuticle. क्यूटिकल इपिथीलियम के ऊपर एक पतला सा लेयर सिक्रीटेड रहता है. एंड द इंटेस्टाइन इज लाइंड विथ एंडोडर्मल कॉलमनर इपिथीलियल सेल्स. जहाँ कहीं भी कॉलमनर इपिथीलियल सेल्स होते हैं उसमें ट्रांसपोर्ट की क्षमता कम लेकिन सिक्रीटरी पावर ज़्यादा होता है. कॉलमनर बड़ा वॉल्यूम वाला सेल है, बेसल पार्ट में न्यूक्लियस और बाकी हिस्से में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि होते हैं, जिसके कारण इसमें सिंथेसिस और सिक्रीशन की क्षमता बढ़ जाती है. द सीकल इपिथीलियम हैज सिक्रीटरी ग्लैंड सेल्स. डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर इन इंटेस्टाइन. तो ये सिक्रीटरी ग्लैंड सेल्स न सिर्फ म्यूकस बल्कि डाइजेस्टिव एंजाइम भी बनाते होंगे. इट फीड्स ऑन बाइल, ब्लड, लिम्फ and cell debris. The digested food material is distributed by branching diverticula of intestine to all parts of the body. अब यह लीवर में रह रहा है, बाइल डक्ट के अंदर. वहाँ बहुत कम ऑक्सीजन हो सकता है, सफिशिएंट ऑक्सीजन कभी नहीं हो सकता है. इसलिए मोड ऑफ रेस्पायरेशन इज एनारोबिक और एनॉक्सीबायोटिक. इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये रेस्पायरेशन कर रहा है, इसलिए इसको कहे एनॉक्सीबायोटिक. दे यूटिलाइज ग्लाइकोजन एंड फैटी एसिड्स रिलीजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट. रेस्पायरेशन प्रोडक्ट इज लैक्टिक एसिड. एनारोबिक रेस्पायरेशन जब भी होता है तो एनिमल्स में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनते हैं. उसके बदले पायरुविक एसिड ब्रेक करने के बाद लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर जाता है. पायरुवेट का हाइड्रोजिनेशन होने से लैक्टिक एसिड बनता है. एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें अनेकों फ्लेम सेल्स से बना हुआ है. इन फ्लेम सेल्स को प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं. द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फैसियोला हिपैटिका कंसिस्ट ऑफ a large number of flame cells or protonephridia connected with a system of excretory duct. हजारों की संख्या में प्रोटोनेफ्रिडिया पतले पतले नलियों की मदद से बड़ी नली में और बड़ी नली से फिर और बड़ी नली में जुटी रहती है. आप देखिए इस डायग्राम को, बीच में इसका मीडियन एक्सक्रीटरी डक्ट है और उससे ये मीडियम एक्सक्रीटरी डक्ट है और इससे अनेकों ब्रांच दाएं बाएं निकल रहे हैं और सभी ब्रांच के ऊपर छोटे छोटे लाल लाल दाने के रूप में दिखलाया गया है, वो फ्लेम सेल्स हैं. और फ्लेम सेल्स में फिल्ट्रेशन होने के बाद जो यूरिनरी फिल्ट्रेट है वह लेटरल डक्ट्स के साथ बहते हुए आकर मीडियन एक्सक्रीटरी डक्ट में जमा होता है और वहाँ से यह पोस्टेरियर एक्सक्रीटरी पोर से होते हुए बाहर निकल जाता है. The flame cells pour their excretory substances into numerous fine capillaries that join to dorsal and to ventral branches of longitudinal excretory canal. डॉर्सल में भी ब्रांच बने रहते हैं और वेंट्रल में भी. उन्हीं में ये जुड़ते हुए लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल में चला आएगा. द लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल इज नॉन सिलिएटेड बट द कैपिलरीज आर लाइंड विथ सीलिया. तो यह जो फ्लूइड पदार्थ को एक्सक्रीशन के लिए छान कर तैयार करता है फ्लेम सेल्स, उसको बहाने के लिए, उसमें फ्लो लाने के लिए जितने कैपिलरीज हैं उसमें सीलिएटेड एपिथेलियम बना रहता है. देयर इज एन एक्सक्रीटरी पोर एट द पोस्टेरियर एंड. द एक्सक्रीटरी वेस्ट्स, जनरली फैटी एसिड्स एंड अमोनिया, आर डिफ्यूज फ्रॉम
surrounding mesenchyme into the phlegm cell and finally collected into their intracellular cavities. फ्लेम सेल एक सेल है जिसके अंदर एक कैविटी है, इसलिए इसको इंट्रासेलुलर कैविटी कहा गया. द वाइब्रेटिंग मूवमेंट ऑफ द cilia or the flagella causes the flow of waste from the intracellular cavity of phlegm cell into the excretory duct and then into the main excretory canal and finally to exterior through the excretory pore by hydrostatic pressure. अब इसका नर्वस सिस्टम पुअरली डेवलप्ड है, लेकिन इसमें ए पेयर ऑफ सेरिब्रल गैंग्लिया बन चुके हैं जो डॉर्सोलैटरली सिचुएटेड हैं और एक वेंट्रल गैंग्लिया है बिलो द इसोफेगस. द नर्व रिंग सराउंड्स द इसोफेगस. स्मॉल नर्व्स आर गिवन ऑफ एंटेरियरली फ्रॉम द गैंग्लिया. ये जो 3 गैंग्लिया हैं, एक जोड़ा सेरिब्रल गैंग्लिया जो डॉर्सल और लेटरल साइड में है और एक वेंट्रल गैंग्लिया इसको घेर कर रिंग है. इन गैंग्लिया से आगे छोटा छोटा नर्व एंटेरियर पार्ट में जा रहा है और पीछे की ओर बड़े बड़े नर्व पोस्टेरियर एंड तक फैले रहते हैं. पोस्टेरियरली 3 पेयर्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स arise from the ganglia, a dorsal, a lateral and a ventral pair of nerve cord. The lateral nerve cords are best developed. किनारे वाले नर्व सबसे अधिक विकसित होते हैं, डॉर्सल वेंट्रल वाले कम विकसित होते हैं. ये किनारे वाले अंतिम छोर तक जाते हैं. The lateral nerves are best developed and they run to the posterior end. Nerve cords are connected by transverse commissure and they give out many small branches, some of which form plexus. The nerve cells are mostly bipolar. दायां बायां जो लेटरल लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स हैं उनको जगह जगह पर जोड़ने के लिए ट्रांसवर्स कमिज्योर्स पाए जाते हैं और उनसे पतले पतले नर्व के ब्रांचेज बनते हैं और कहीं कहीं ये ब्रांच इतने ज़्यादा घने हो जाते हैं, जाल बना लेते हैं, जिसे हम प्लेक्सस कहते हैं. ड्यू टू पैरासाइटिक लाइफ सेंस ऑर्गन्स आर लॉस्ट इन एडल्ट फैसियोला बट आर प्रेजेंट इन द फ्री स्विमिंग मीरासीडियम लार्वा. इसका एक लार्वा है मीरासीडियम जो पानी में फ्री स्विमिंग करता है. उसमें गैंग्लिया ब्रेन जैसा बन गया है और 2 आँख जैसी रचनाएं भी बन गई हैं. उसका पूरा का पूरा एपिथेलियम सिलिएटेड होता है, इसलिए उसमें फ्री स्विमिंग एबिलिटी पाई जाती है. तो अगर किसी गांव में कोई तालाब ना हो, कोई गड्ढा, कोई पानी भरा हुआ वाटर बॉडी ना हो, तो मीरासीडियम के लिए कोई मीडियम नहीं मिलेगा, यानी उस गांव में फैसियोला का इन्फेक्शन गोट में, शिप में, कैटल में नहीं फैल सकता है. अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका सबसे अधिक विकसित है. यह एक हर्माफ्रोडाइट एनिमल है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स पाए जाते हैं. तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या है? द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टेस्टेज, भाषा इफरेंसिया, सेमिनल वेसिकल, इजाकुलेटरी डक्ट, सीरस और पेनिस, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड जेनाइटल एट्रियम. देखिए डायग्राम. इस डायग्राम में मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स दिखलाए गए हैं, इसलिए थोड़ा जटिलता लगती है. ये वाला जो गुच्छा आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो आप ब्रांच स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यह टेस्टिस का हिस्सा है और यहाँ जो आप ट्यूब देख रहे हैं, यह इसके ओवरी का हिस्सा है. किनारे की ओर से ये लंबे लंबी जो रचना आप देख रहे हैं, यह विटेलाइन ग्लैंड है. इन ग्लैंड्स में योग सेल्स बनते हैं जो ये बगल की डक्ट की मदद से आकर
फीमेल जेनाइटल सिस्टम से जुड़ जाते हैं। आगे यूटेरस है, जिसका ओपनिंग इस कॉमन जेनाइटल पॉच में होता है, जेनाइटल चैम्बर में होता है। मेल जेनाइटल सिस्टम में टेस्टेज होते हैं छोटे छोटे यूनिट के रूप में, और स्पर्म डक्ट इत्यादि होता है। फाइनली वह भी इसी कॉमन जेनाइटल चैम्बर में आकर खुलता है। There are two much ramified tubular testes placed one behind the other, एक आगे की ओर एक पीछे की ओर, in the posterior middle part of the body. In fact, they occupy major space from behind the middle part of the body of fasciola. दो टेस्टेज हैं, एक आगे की ओर एक पीछे की ओर, और कई सारे ब्रांच ट्यूब्यूल के रूप में पाए जा रहे थे ये, इसलिए आगे पीछे इनको अरेंज होना पड़ रहा है। ए नैरो एंड सिलेंडर भास्ट डिफरेंस और स्पर्म डक्ट arise from each testis and run forward. The two vasa differentia unite together near the acetabulum and become dilated to form a muscular, elongated, broad, bag-like seminal vesicle. दोनों टेस्टिस एंटेरियर और पोस्टेरियर के भास डिफरेंस एसिटाबुलम के पास आपस में जुटकर एक अपेक्षाकृत मोटा फैला हुआ रिजर्वायर बनाता है, जिसको सेमिनल वेसिकल या वेसिकुला सेमाइनैलिस कहा गया। यहाँ पर स्पर्म्स का स्टोरेज होता है। द सेमिनल वेसिकल्स कंटिन्यू एंटेरियरली इनटू ए वेरी नैरो एंड क्वाइल डक्ट नोन एज इजाकुलेटरी डक्ट. It opens inside a muscular and elongated structure known as serous or penis. सबसे बाहर के तरफ पेनिस जैसी रचना, जिसके डक्ट के चारों तरफ से मसल्स लगे रहते हैं, तो उसको सीरस और पेनिस कहते हैं। द सीरस ओपन्स बाय मेल जेनाइटल एपर्चर इन ए कॉमन जेनाइटल एट्रियम, जेनाइटल चैम्बर. द सीरस ऑफ फैसियोला इंडिका इज कवर्ड विथ स्मॉल स्पाइंस. इंटरनेट की मदद लीजिए, बुक में बने हुए डायग्राम को केयरफुली देखिए। हो सके तो मेल सिस्टम को एक डायग्राम में और फीमेल सिस्टम को दूसरे डायग्राम में अलग अलग कलर से बनाइए, और परीक्षा में भी जब बनाइए तो मेल सिस्टम को अलग कलर और फीमेल सिस्टम को अलग कलर दीजिए, तभी आपको हर पार्ट का साफ साफ स्ट्रक्चर समझ में आएगा। इसलिए ट्राई कीजिए कि मेल जेनाइटल सिस्टम को अलग डायग्राम में दिखलाएंगे और फीमेल जेनाइटल सिस्टम को अलग डायग्राम में दिखलाएंगे। यहाँ जो डायग्राम आपने देखा, ऐसा ही डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में भी है, लेकिन आपको इसको सेपरेट करना है, सेपरेट प्रैक्टिस करना है। The ejaculatory duct is surrounded by numerous unicellular prostate gland. दिखेगा नहीं क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, इजाकुलेटरी डक्ट के दोनों तरफ से। These glands open into ejaculatory duct and their secretion help in the free movement of sperm during copulation. अब यहाँ एक मोटी बात कह दी गई कि इसका सिक्रीशन अल्कलाइन है और फ्री मूवमेंट कराता है। वास्तविकता यह है कि इसके सिक्रीशन में 20-30 प्रकार के ऐसे एंजाइम्स हैं जो स्पर्म मेटाबॉलिज्म के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें एसिड फॉस्फेटेज भी है, तो इसमें सभी तरह का ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम भी पाया जाता है। तो यह एक जटिल रचना है। इसमें जिंक इत्यादि भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। जेनाइटल एट्रियम ये कॉमन चैम्बर है फॉर मेल एंड फीमेल जेनाइटल एपर्चर, दोनों इसमें आके खुलते हैं। इट ओपन्स एक्सटर्नली बाय ए गोनोपोर लाइंग वेंट्रली इन फ्रंट ऑफ एसिटाबुलम. द सीरस कैन बी everted through the gonopore during copulation.
The serous or penis, seminal vesicle and prostate gland are surrounded in a common serous sheath or serous sac. ये अंतिम हिस्सा एक सैक के अंदर बंद रहता है जिसमें पेनिस, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड सभी पाए जाते हैं। फीमेल के केस में क्या होगा? द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओवरी, ओविडक्ट, यूटेरस, विटेलाइन ग्लैंड, मेहलिज ग्लैंड एंड लॉरस कैनाल। ये जो टेम्पोररी कैनाल की चर्चा शुरू में हुई, लॉरस कैनाल, वह फीमेल जेनाइटल सिस्टम का हिस्सा माना जाता है। इसके मुख्य ऑर्गन ओवरी, ओविडक्ट, यूटेरस, विटेलाइन ग्लैंड अलग से, मेहलिज ग्लैंड अलग से। द ओवरी इज सिंगल, tubular, highly branched and situated to the anterior of testis at the right side of anterior 1/3 of the body. अगले भाग में यह ओवरी पाया जा रहा है, अकेला है, एक ट्यूब्यूल के रूप में, हाईली ब्रांच है लेकिन क्वाइल्ड है। ऑल द ब्रांचेज ऑफ ओवरी ओपन इनटू ए शॉर्ट एंड ए नैरो ट्यूब कॉल्ड ओविडक्ट। सारे ब्रांच ओविडक्ट से जुटे हुए हैं। द ओविडक्ट ट्रेवल्स डाउन ऑब्लिकली एंड ओपन इनटू मीडियन विटेलाइन डक्ट। तो ओवरी के अनेकों ब्रांच हैं, सारे ब्रांच मिलकर ओविडक्ट बनाते हैं। यह ओविडक्ट नीचे की ओर आकर विटेलाइन डक्ट के साथ आकर जुड़ जाता है। विटेलाइन डक्ट से योग सेल्स आ रहे हैं। From the junction of oviduct and medium vitelline duct arise a wide convoluted यानी टेढ़ा मेढ़ा क्वाइल बनाते हुए यूटेरस हैविंग फर्टिलाइज्ड सेल्ड एग और कैप्सूल। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो यूटेरस के अंदर फर्टिलाइज्ड एग्स मिलेंगे जिसके ऊपर एक सेल यानी खोल बना मिलेगा, इसलिए उसको कैप्सूल नाम देंगे। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तब भी कैप्सूल बनता है लेकिन उसके अंदर एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट नहीं होता। द यूटेरस ओपन्स बाय फीमेल जेनाइटल एपर्चर इनटू द कॉमन जेनाइटल एट्रियम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ मेल जेनाइटल एपर्चर। मेल जेनाइटल एपर्चर के बाईं ओर फीमेल जेनाइटल एपर्चर है। द यूटेरस इज कंपैरेटिवली स्मॉल एंड इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द गोनेड। The terminal part of uterus has muscular wall referred to as metratum, which ejects the eggs and also sometimes receives the serous during copulation. तो जो इसका टर्मिनल पार्ट है उसका एक स्पेशल नाम रखा गया मेट्राटर्म। इससे होकर एग बाहर भी जाता है और कॉपुलेशन के समय में इससे होकर ही स्पर्म अंदर भी जाता है। विटेलाइन ग्लैंड्स ऑन बोथ लेटरल साइड्स एंड ऑल्सो बिहाइंड द टेस्टिस देयर आर न्यूमरस फॉलिकल्स कंस्टिट्यूटिंग द योग ग्लैंड और विटेलाइन ग्लैंड which produce albuminous yolk and shell material for the eggs। आपने आर्टिस्टिक डायग्राम में देखा था बाईं ओर से और दाईं ओर से लंबे लंबे विटेलाइन डक्ट था, लॉन्गिट्यूडनल विटेलाइन डक्ट, और उससे महीन महीन ब्रांच के रूप में निकले हुए थे जिस पर कि छोटा छोटा योक ग्लैंड्स चिपके हुए थे, विटेलाइन ग्लैंड्स चिपके हुए थे। द विटेलाइन ग्लैंड्स ओपन बाय मीन्स ऑफ माइन्यूट डक्ट इनटू लॉन्गिट्यूडनल विटेलाइन डक्ट ऑन ईच साइड। द टू लॉन्गिट्यूडनल ducts are connected together by a transverse vitelline duct placed above the middle of the body। आधी दूरी से आगे दोनों ओर के विटेलाइन डक्ट एक ट्रांसवर्स डक्ट के थ्रू जुटे हुए थे और इसी ट्रांसवर्स डक्ट से निकल के एक ब्रांच ओविडक्ट के साथ जुटेगा। द ट्रांसवर्सली विटेलाइन डक्ट इज स्वोलन इन द सेंटर टू फॉर्म योक रिजर्वायर। बीच में एक जगह यह ट्रांसवर्स विटेलाइन डक्ट गोल मोल फूल करके योक रिजर्वायर या विटेलाइन रिजर्वायर बना लिया। फ्रॉम द योक रिजर्वायर ए मीडियन विटेलाइन डक्ट स्टार्ट्स एंड रन्स फॉरवर्ड टू ज्वाइन ओविडक्ट। तो इसी रिजर्वायर से एक तीसरी नली निकलेगी जो आगे बढ़कर ओविडक्ट से जुड़ जाएगी।
अब अंतिम ग्लैंड है मेहलिज ग्लैंड। ए मास ऑफ न्यूमरस यूनिसेलुलर मेहलिज ग्लैंड इज फाउंड सिचुएटेड अराउंड द जंक्शन ऑफ मीडियन विटेलाइन डक्ट, ओविडक्ट एंड यूटेरस। जहाँ पर ओविडक्ट से यूटेरस का प्रारंभ होता है, वहीं पर मेहलिज ग्लैंड आकर के जुट जाता है। मेहलिज ग्लैंड का सिक्रीशन फर्टिलाइजेशन के बाद एग के चारों ओर खोल बनाने में मदद करता है और एग को स्मूथनेस देता है, जिससे वह आगे आराम से स्लिप करते हुए बाहर की ओर मूव कर सके। द सिक्रीशन ऑफ मेहलिज ग्लैंड लुब्रिकेट्स द पैसेज ऑफ एग्स in the uterus and probably hardens the egg cell. It probably also activates spermatozoa. The junction of oviduct and median vitelline duct forms ootype in certain flukes like Fasciola indica, in which the part of an egg are assembled and the eggs are shaped, but an ootype is lacking in Fasciola hepatica. तो दूसरे कई स्पेसीज में फैसियोला इंडिका में ऊ टाइप बना है, एक गोल रिजर्वायर जैसी रचना बनी है, लेकिन फैसियोला हिपैटिका में ऊ टाइप नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि आप अलग से मेल और फीमेल जेनाइटल सिस्टम का डायग्राम बनाइए और बना करके बड़ा सा डायग्राम में अलग अलग लेबलिंग कीजिए, तब आपको वो रचना ज़्यादा समझ में आएगी। लॉरर्स कैनाल फ्रॉम द ओविडक्ट arises a narrow Lawrence canal. It runs vertically upward. This canal opens on the dorsal side temporarily during breeding season and act as vagina or copulatory canal. तो ये एक टेम्पोररी रचना है जो डॉर्सल साइड की ओर एक ट्यूब के रूप में खुलता है during copulation, which occurs in the bile duct of the sheep. The serous of one fasciola, यानी penis of one fasciola, is inserted into Lawrence canal of other fasciola, and the sperms are deposited into the oviduct, so that cross fertilization takes place. तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए बना हुआ है, हालांकि इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होता है। During self-fertilization, which occurs only when cross-fertilization does not take place, the sperm from the same fasciola enter the female genital aperture. जेनाइटल एट्रियम में स्पर्म रिलीज हुआ, वहाँ से वह फीमेल जेनाइटल एपर्चर से होते हुए अंदर चला जाता है वेजाइना और ओविडक्ट में। They pass down the uterus to fertilize eggs in the oviduct. तो इस तरह आपने फैसियोला का स्ट्रक्चर पढ़ा। अब अगले दिन हम लोग इसका लाइफ साइकिल स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।